वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वीडियो नंबर 4। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने तीसरे पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर के आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 टॉपिक, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स वर्क, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का ऊष्मागतिकी कार्य, थर्मोडायनेमिक्स वर्क। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स वर्क, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और वर्क के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो वर्क यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, ये क्या होता है, कार्य होता है। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको हम लोग ऊष्मागतिकी के रूप में प्रयोग करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या काम हो रहा है इसके लिए जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए कोई सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पिस्टन के ऊपर वेट रखा गया है और सिलेंडर में गैस भरा गया है। ठीक है, कोई भी गैस है, और नीचे से हम लोग इसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब गैसेस ये गर्म होगी तो वो एक्सपेंड होगी, जब एक्सपेंड होगी तो चारों तरफ बल लगाएगा। तो ऊपर की तरफ क्योंकि पिस्टन लगा है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, पिस्टन विस्थापित होगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसको स्मॉल पी से दिखाते हैं। ठीक है, और जो ये सिलेंडर है उसका नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा। ठीक है, उसको हम ये मान लेते हैं। तो होगा क्या, जब इसमें एनर्जी दी जाएगी तो गैस एक्सपेंड होगा, फैलेगा, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए इस पे डब्लू भार है। ठीक ना, डब्लू डब्लू ना मानिए, मान लीजिए 100 ग्राम का भार है। तो कितना एनर्जी दी जाएगी, 100 ग्राम का जो भार है वो लिफ्ट हो जाएगा। तभी तो कार का होना कहा जाएगा, कोई काम तब होगा ना जब फिजिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तो अगर ये 100 ग्राम का कोई वेट रखा गया पिस्टन पे, लिफ्ट कर जा रहा है, तो कितना एनर्जी देने पे कितना कार्य होगा। ठीक है, और कितने हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, थर्मोडायनेमिक्स कितना कार्य कर रहा है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो ये जो बल लगा हुआ है, ठीक है, और उसको उठाने के लिए अंदर गैस क्या कर रहा है, अपना बल लगा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको उठा देगा तो कार्य का होना कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है, इसी को समझाया गया है। यहाँ बताया गया, यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय जैसे पिस्टन सिलेंडर में सिलेंडर के अंदर गैस की दाब तीव्रता स्मॉल पी है, अंदर की गैस की दाब तीव्रता कितना है, स्मॉल पी है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कि जो सिलेंडर है नीचे का जो पेरी देखेंगे वो एरिया जो है, उसका जो एरिया कितना है, ए है। तो पिस्टन पे लगा बल, तो पिस्टन पे कितना बल लग रहा है ये हम लोग को बताना है। तो बल हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू एफ बाई ए होता है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू ए हो जाएगा ना। तो वही दिखाया गया है कि पिस्टन पर लगा बल बराबर होता है एफ फिजिकल टू पी इंटू ए। क्या होगा, एफ फिजिकल टू पी इंटू ए। एफ बराबर प्रेशर गुणे एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो गया दाब, बल निकल गया इसका कि कितना बल लग रहा है, ये हम लोग यहाँ से जान गए। जब बल जान गए तो कार भी जान जाएंगे, क्यों, कि कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल तो हमको मालूम चल गया, विस्थापन मतलब मान लीजिए पिस्टन यहाँ पे था, जब दाब लगा तो पिस्टन यहाँ तक मूव कर गया, ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, एक चीज और जानिए कि ये जो गैस भरा हुआ सिलेंडर में, इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल लिए, लेकिन क्षेत्रफल भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका गैस जो होता है एक वैल्यूम में होगा, इसका एक कुछ आयतन होगा। ठीक है, तो आयतन कितना होगा, अगर आयतन निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए इंटू डी कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा। बस समझ में आया। तो आगे देखिए क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि इस प्रकार पिस्टन पर कार्य यानी डब्लू बराबर पिस्टन पर लगा बल
गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो क्या हो गया, डब्लू पिस्टन पर लगा बल कितना है एफ, और बल की दिशा में लगा विस्थापन कितना है डी। तो ये हो गया डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी, और एफ का मान कितना है, एफ का मान पी इंटू ए है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख लिए, एफ का मान रख दिए पी इंटू ए और इंटू डी। ठीक ना, अभी हम लोगों ने देखा है ए इंटू डी क्या हो जाता है वैल्यूम, ए इंटू डी इक्वल टू वैल्यूम गैस का आयतन। तो हम लोगों ने क्या किया, ए इंटू डी को एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक, तो क्या लिखा, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू वी, एंड डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू वी क्या हो गया, ये थर्मोडायनेमिक्स वर्क हो गया। कैसे, इस सिलेंडर में जो गैस का दाब है वो और इसके आयतन का गुणा कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना कार्य हुआ है। ठीक है, अब देखिए, एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है, जूल या फिर किलो जूल होती है। जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ये बात तो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो कार्य यहाँ पे जो वर्क निकला है वो कौन सा वर्क है, वो थर्मोडायनेमिक्स वर्क है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स वर्क के बारे में। अब देखिए, अगला हेडिंग है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उष्मागतिकी का शून्यवा नियम क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम S1 है और कोई सिस्टम S2 है और कोई सिस्टम S3 है, अगर सिस्टम S1 का तापमान सिस्टम S2 के बराबर है और सिस्टम S3 का तापमान सिस्टम S2 के बराबर है, मतलब इसके बराबर या इसके बराबर है, तो सिस्टम 1 और सिस्टम 3 का भी टेम्परेचर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही उष्मागतिकी का शून्यवा नियम है। देखिए क्या बताता है इसमें, इसमें बताया जा रहा है यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मागतिकी संतुलन यानी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है तो वे आपस में भी उष्मीय संतुलन थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक ना, इसको समझिए। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि सिस्टम 1 है और सिस्टम 2 सिस्टम 3, अगर सिस्टम 2 सिस्टम 1 के साथ तापीय संतुलन में है और सिस्टम 2 सिस्टम 3 के साथ तापीय संतुलन में है। इसका क्या मतलब, तापीय संतुलन का मतलब क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो और इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और S2 का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और S3 का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये इसके साथ बराबर है और ये इसके साथ बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि S1 और S3 भी आपस में क्या है, बराबर है। पहले क्या कह रहा है कि S1 किसके बराबर है, S2 के बराबर है। फिर कह रहा है कि S2 किसके बराबर है, S3 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं S1 बराबर S2 बराबर S3, यानी तीनों का टेम्परेचर आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यही बता रहा है। अब समझिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं ऊपर वाले डिफिनेशन को तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, अब क्या बताया गया है, यदि दो निकाय मतलब दो सिस्टम किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मागतिकी संतुलन में है तो वे आपस में भी उष्मीय संतुलन मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको लिख करके अपने से समझ करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, और ये फिगर भी आपको बना करके उसमें आना है। अब देखिए क्या बताया गया है, उष्मागतिकी का शून्यवा नियम तापमान मापन का आधार है। क्या है, तापमान मापन का आधार है। तापमान पदार्थ का गुण है। तापमान क्या है, पदार्थ का एक गुण है, प्रॉपर्टी है। यदि एक पिंड का तापमान दूसरे पिंड के तापमान से अधिक है, यदि एक पिंड का तापमान दूसरे पिंड से अधिक है, ठीक है, दूसरे पिंड से क्या है, अधिक है, तब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, जब एक का टेम्परेचर हाई और दूसरे का लो होगा तभी एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यही बात यहाँ बता रहा है। पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। जो पदार्थ उसकी इंटरनल एनर्जी जो है उसके तापमान पर, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। आगे देखिए, इसके बारे में बताया है, निकाय, इस फिगर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, निकाय के सत्यापन के लिए नियम के सत्यापन के लिए
किन्हीं तीन निकाय S1 S2 S3 को लेते हैं जो परिवेश में विलगित है। विलगित मतलब आइसोलेटेड। ये पूरा सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड है, ना एनर्जी बाहर जा सकती है ना मास बाहर जा सकता है। ठीक है, तब बात हो रही है। तब माना दो निकाय S1 और S2 जो कि तापी साम्य में है, और S2 और S3 भी तापी साम्य में है। ये और ये जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब S1 S2 को संपर्क में लाते हैं तब दोनों निकायों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः S1 S2 आपस में तापी साम्य होंगे, या S1 S2 का तापमान बराबर होगा। ठीक ना? तो हम लिख सकते हैं S1 बराबर S2 और S2 बराबर S3, यानी कि S1 इक्वल टू S2 S2 यानी कि, या तो हम लिख सकते हैं अब S1 इक्वल टू S1 इक्वल टू S1 या फिर S2 इक्वल टू S2 इक्वल टू S2, या फिर S3 इक्वल टू S3 इक्वल टू S3, क्योंकि सबका टेम्परेचर बराबर ही है, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जीरो लाभ थर्मोडायनेमिक्स। इसको जो है देखिए, खुद का नोट्स जरूर बनाइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके मोबाइल में रखने से आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। वीडियो देखिए तो साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, या फिर नोट्स को पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है, तो वहां से जो है बैठ करके मोबाइल से नोट करके नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स खुद का जरूर बनाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी क्या होता है? ये फिजिक्स में बहुत बार आप पढ़े होंगे, बस यहाँ पे हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है? ठीक है, कार्य के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, W इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, बल के दिशा में अगर विस्थापन होता है तो उसके गुणों को लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो इसे कार्य का होना कहते हैं। ठीक है, बल लगाने विस्थापित होकर उसे कार्य का होना कहा जाएगा। ठीक, कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अतः कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, यानी W इक्वल टू एफ इंटू डी। ये क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, अतः एक जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए एक जूल क्या होता है? 1 न्यूटन बल लगाने से वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में यदि 1 मीटर होता है तो कृत कार्य 1 जूल कहलाता है। यदि बल को केजीएफ में माना जाए तो कृत कार्य कितना होगा? तो बल को 1 kg और मीटर, तो हम जानते हैं कि इसको हम लोग 1 kg इज इक्वल टू लिखते हैं 9.8, इसमें 10 न्यूटन बराबर लिखते हैं 1 kg। ठीक है, या फिर 9.8, इसको 9.8 ही होता है, जी का मान है ये, या फिर इसको लिख सकते हैं जी न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन बराबर जी न्यूटन, या फिर जो है 9.8 न्यूटन, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है 10 न्यूटन बराबर हो जाता है 1 kg। ठीक है, या फिर 0.9 न्यूटन के बराबर होता है ये। तो यही यहाँ पे किया गया है, 1 kg को लिखा गया 9.81 जूल लिख लिया गया। एंड डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 9.8 जूल। जब 1 kg वेट को जो है 1 मीटर घसकाया जाएगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 9.81 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो है आपको मैकेनिक्स में पढ़ने को मिलेगी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो। इलेक्ट्रिकल के बच्चे से नहीं पढ़ते हैं मैकेनिक्स को। अब देखिए पावर क्या होता है? पावर शक्ति, यदि किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर को उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। किसी मशीन अथवा कर्ता यानी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, यानी कार्य की दर W/T को क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। ठीक है, देखिए आगे बताया गया, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। दो डिफिनेशन है, चाहे ये वाली याद कर लीजिए चाहे ये वाली याद कर लीजिए। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है, यदि कोई मशीन या कर्ता टी सेकेंड में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? शक्ति बराबर कृत कार्य W
बटे लिया गया समय, यानी P बराबर W/T। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है। जो 1 जूल/सेकंड अथवा 1 न्यूटन मीटर/सेकंड के बराबर होता है। शक्ति की एक अन्य उपयोगी इकाई क्या है, अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति भी क्या है, शक्ति का एक मात्रक है। ठीक है। ये अश्व शक्ति के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। बस इतना जानिए, अश्व शक्ति भी इसका क्या है, एक मात्रक है। अब लास्ट इसमें वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये डिफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही यहाँ पे भी आपको याद रखना है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे समाप्त हुआ वर्क पावर एनर्जी। अब अगला और लास्ट हेडिंग हम लोग के पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अविनाशिता का सिद्धांत। इसे भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका स्वरूप बदला जा सकता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित हो सकती है, नष्ट नहीं हो सकती है। यही क्या है, ऊर्जा के अविनाशिता का सिद्धांत है। ठीक है ना। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है। अगर देखिए इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण सदा स्थिर रहता है, जितनी एनर्जी है उतनी ही रहती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है एनर्जी। ठीक है। आगे देखिए अगला हेडिंग जो है वो क्या है, ऊर्जा के स्वरूप। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कौन कौन से स्वरूप हैं इसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एम मास एनर्जी। ठीक है, मात्रा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है, एनर्जी के यानी कि ऊर्जा के रूप है। इसके अलावा बहुत से हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने की संभावना रही है। क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो इन टॉपिक को एकदम ध्यान से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक। तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिए टेलीग्राम से। पीडीएफ लेकर के नोट्स बनाइए, जरूर से अपना खुद का नोट्स बनाइए, तब आप एग्जाम टाइम में बहुत कम टाइम लगेगा आपको रिवीजन करने में। आप बहुत ही मतलब कि अच्छा नंबर ले आएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।